देखिए, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत यदि बनाना है तो एक विषय पर सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, वह है भारत की शिक्षा व्यवस्था। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा लचर है और सबसे बुरी स्थिति है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जो भी सरकारी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें प्रबल भ्रष्टाचार है। 2024 ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इतने पेपर लीक हुए हैं। हर एक स्टेट में पेपर लीक हुए, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। मतलब 2023-24 दोनों को मिला दें तो इतने पेपर लीक हुए हैं जितना कभी नहीं हुआ इतिहास में। यह स्थिति देखने को मिलती है। अब हमारा सपना है कि देश की आजादी के 100 साल में हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। बहुत अच्छा लक्ष्य है, बहुत अच्छा टारगेट है। किसी भी राष्ट्र को डेवलप्ड बनना है ना, तो आर्थिक तौर पे जितना हम विकसित बन सकते हैं उससे ज्यादा जरूरी होता है सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे। और सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे तब बन पाएंगे जब हमें शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होगा। एजुकेशन ही एकमात्र माध्यम है जो राष्ट्र के भविष्य का निर्धारण करेगी, राज्यों के भविष्य का निर्धारण करेगी और साथ ही साथ किसी भी परिवार के भविष्य का निर्धारण करेगी। यदि आप अपने परिवार में कोई बदलाव देखना चाहते हैं, अपनी पीढ़ियों को बदलना चाहते हैं, तो शिक्षा को हथियार बनाना पड़ेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसे नहीं कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सत्य है। बिना शिक्षित किए आप समाज को कभी भी विकसित नहीं बना सकते, कभी भी डेवलप्ड नहीं बना सकते। विकास का मतलब ही गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों ही पहलुओं पर आपको बेहतर करना पड़ेगा। आर्थिक समृद्धि जितनी जरूरी है उतना ही सामाजिक उत्थान जरूरी है। और शिक्षा के अलावा दूसरा कोई अस्त्र नहीं है। जब आप एजुकेटेड हो जाएंगे, जब आप अवेयर हो जाएंगे, जब आप अपने अधिकारों को जानने लग जाएंगे, तो फिर आपको कौन रोक पाएगा। आप धीरे धीरे समय के साथ आपकी गति बढ़ती रहेगी। और 2047 तक यदि देश को विकसित भारत में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो इसको ही हमें प्राथमिकता देनी होगी। हम पश्चिमी देशों से तुलना तो बहुत सारे मामलों से करते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के शिक्षा का स्तर क्या है? वहां पे क्वालिटी एजुकेशन है और वहां पे एजुकेशन सबके लिए है और एजुकेशन सब तक पहुंच रही है। समावेशी शिक्षा की बात हम जब करते हैं, सब तक पहुंचे क्वालिटी एजुकेशन। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं शिक्षा को लेकर, उनकी हालत खराब है। कोई भी आप योजना देख लीजिए, चाहे पीएम पोषण हो, मिड डे मील हो, या फिर आपका जो ये स्कॉलरशिप योजना, छात्रवृत्ति को लेकर योजना चलती है। अभी जाकर नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, उसका इंप्लीमेंटेशन भी बहुत प्रभावी तरीके से होना चाहिए। जब ये सारे कारक मिलेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद जो हमारा ड्रॉप रेट है, हर व्यक्ति तक एजुकेशन को पहुंचाना, ये अभी देखो, मैं आज एक बात बताता हूं। YouTube एक ऐसा मंच साबित हुआ है जिसने एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचाया है। एक गरीब से गरीब बच्चे, यदि इसका सही सदुपयोग किया जाए। YouTube बहुत बड़ा मंच बना है। मतलब आप सोचिए, आप क्या नहीं पढ़ सकते YouTube के माध्यम से। हर एक टॉपिक पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है YouTube में। जिस तरीके से एजुकेशन हर एक सेक्टर की, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें YouTube में क्वालिटी कंटेंट ना हो। समझ रहे बात को? ऐसे ही एक राष्ट्रीय पोर्टल भी बनाना पड़ेगा। वैसे एनसीईआरटी इस पे काम कर रही है, लेकिन एक ऐसा पोर्टल बने जहां पे क्वालिटी कंटेंट हो। देश के बड़े बड़े प्रोफेसर्स, देश के जितने भी जो है स्कूल के, कॉलेज के विद्यार्थी, टीचर हैं, सब एक डिजिटल एजुकेशन को हमें मतलब प्रमोट करना होगा। और डिजिटल एजुकेशन के साथ साथ मोरल एजुकेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मोरल एजुकेशन होनी चाहिए, डिजिटल एजुकेशन होनी चाहिए। आज के टाइम पे स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए जो कौशल युक्त हो। जैसे यूएस वगैरह में क्या है, वहां पर आज के टाइम पे जो भी एजुकेशन दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहते, वो व्यवहार परक आपकी शिक्षा देना चाहते हैं। तो जब हम सेंट्रलाइज करेंगे चीजों को, तब तक तो चीजें नहीं हो पाएंगी। डिसेंट्रलाइजेशन होना पड़ेगा चीजों का, ठीक है। हमारे संविधान के डीपीएसपी को यदि आप पढ़ेंगे तो डीपीएसपी में अनुच्छेद 39 में डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है। चाहे वो धन के संकेंद्रण की हो, संसाधनों की संकेंद्रण की हो, या कोई भी चीजें, सभी पर सबका अधिकार हो। विकेंद्रीकरण, महात्मा गांधी की भी सोच ये रही कि संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो।
तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक चीजें, इन पे सुधार करना पड़ेगा। पेपर लीक, मतलब पेपर लीक तो खून खौला देता है। आपकी सालों सालों की मेहनत एक पेपर लीक चौपट कर डालता है एक बच्चे की। अभी जैसे एनटीए का मामला चल रहा है, एनटीए वाले मामले में तो पता नहीं कितनी बातें कहां कहां से निकल के आ रही हैं। सिर्फ मुद्दा 67 बच्चों के 720 में 720 अंकों का नहीं रह गया, बल्कि आप देखेंगे पटना में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामले अब सबके पास सामने हैं। कई सारे ऐसे सेंटर थे जहां पर बच्चों के एग्जाम ही नहीं हुए। वो कोई एक जो है सेंटर में भी गड़बड़ हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि 0.001% भी यदि कोई जो है किसी तरीके का अनियमितता बरती गई है ना, तो उसको भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ये एनटीए के अलावा आरओ का पेपर लीक, यूपी पुलिस का पेपर लीक, यूपी पीसीएस का पेपर आगे बढ़ जाना, जेपीएससी में जो है जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक, बिहार में ट्री का पेपर लीक, अभी यूजीसी नेट के पेपर को भी शायद कैंसिल किया गया है। मतलब एमपीपीएससी में पेपर लीक, जहां भी पेपर हो रहा, मतलब इस बार सॉल्वर गैंग ने और पेपर लीक करने वालों ने जैसे कि चैलेंज कर दिया हो। और मुझे जहां तक लगता है कि यह बात हर बार उजागर नहीं होती है, हर बार उजागर नहीं होती। इस बार तो अब तो ये डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए हम सबको कि घटना घटती है और तुरंत सामने आ जाती है। अब एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, आयोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कम से कम चीजों को बेहतर तरीके से करा जाए। यूपीएससी का पेपर होता है, कभी लीक आज तक आपने सुना है? पेपर नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सभी पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है। आईआईटी वगैरह के पेपर में समस्या होती है? नहीं। जो ये स्टेट वाले आयोग हैं, यहां पे बहुत अनियमितताएं हैं, समय से कोई काम नहीं हो रहा है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है ना, जो जिम्मेदारियां हैं। तो स्टेट की गवर्नमेंट को चाहिए कि आयोगों को सख्त इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, निर्देश दिए जाएं कि बच्चों के, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस पे कानून बनने चाहिए और बहुत ऐसे कानून बनने चाहिए कि यदि किसी तरीके से कोई व्यक्ति पेपर लीक के मामले में फंसता है और वो सही साबित पाया जाता है, फिर उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कठोर से कठोर सजा। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। देश की जो पीढ़ी बन रही है, आने वाले डॉक्टर्स, आने वाले इंजीनियर्स, आने वाले अधिकारी, आने वाले प्रशासनिक अधिकारी, ये कैसे जाएंगे? यदि ये भ्रष्टाचार के माध्यम से चुने जाएंगे तो ये तो देश को भ्रष्टाचार के गर्त में ले जाएंगे। 2047 तक विकसित भारत तो नाम मात्र की सोच हो जाएगा। तो ऐसी नाजीरें प्रस्तुत करनी चाहिए और सरकारों को सख्त हो जाना चाहिए। ये होना चाहिए सब कुछ। लेकिन मुद्दा वही है, हमारे देश में क्या होता है ना, 4 दिन कोई घटना घटती है, हम सब अवेयर हो जाते हैं, है ना। आज तक ये बताओ कितनी बार ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन ट्रेन दुर्घटनाएं होती ही आ रही हैं। ऐसे ही पेपर लीक का है। अभी इस बार सिलसिला लगातार चल रहा है क्योंकि चीजें अब एक्टिव हैं, लोग देख रहे हैं, लोग जान रहे हैं। नहीं तो पेपर लीक आज की घटना थोड़ा ना है, इससे पहले नहीं हुआ। 2015 में मुझे याद है यूपी पीसीएस का पेपर लीक हुआ था। तो ये पेपर लीक के तो मैटर हमेशा चलते रहे। आयोगों की सुस्ती, मंद चाल, बिल्कुल किसी को मतलब नहीं है। कहीं कहीं 5-5 साल से पेपर नहीं हुए। झारखंड का तो कई बार हालत देख के बहुत डर सा लगता है कि भाई कैसे हैं बच्चों का भविष्य, एग्जाम रुके हुए हैं। बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, कहां फंस गए, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। तो चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तर भारत का पूरा बेल्ट हो, हिंदी बेल्ट, यहां तक कि यही हाल नेशनल लेवल पे भी है। हर जगह पे हालत खराब है। नहीं तो आप यूपीएससी से सबक लीजिए, उनके पैरामीटर्स देखिए, उसके आधार पे चीजों को देखिए कि कैसे फुल प्रूफ एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है। ऐसे ऑलरेडी कई सारी संस्थाएं एग्जाम लेती हैं और उन एग्जामों में हमें कभी भी कोई भी किसी तरीके की अनियमितता नहीं आती है। बस मुद्दा है थोड़ा सजग होने की, आयोगों को गंभीरता पूर्वक लेने की, काम करने की, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बहुत गंभीर चिंता का विषय है और ये हमारे देश के भविष्य का सवाल भी है और इसको हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। और जीरो टॉलरेंस होना चाहिए इन सब मुद्दों पर। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी, चाहे सरकार के स्तर पे हो, चाहे सिविल सोसाइटी के स्तर पे हो, है ना। हमारे यहाँ पे ये है कि चलो सुप्रीम कोर्ट स्तर पे, हाई कोर्ट स्तर पे कोई मुद्दा जाता है, वहां से जस्टिस हमें मिलता है। लेकिन
क्यों जाए वहां तक मामला, वहां तक ले जाने की जरूरत ही क्यों पड़े, है ना। बच्चा पहले प्री दे रहा है, फिर मेंस दे रहा है, फिर इसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है तो हाई कोर्ट जा रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, फिर वहां काफी लंबा समय लग रहा है। अभी यूपी में लेखपाल भर्ती थी, उसमें क्राइटेरिया को लेकर कि भैया ये जो है क्राइटेरिया से रिजल्ट नहीं आना चाहिए, रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए। ये सब पहले से खामियों को असेसमेंट करके रिजल्ट निकालिए ना। तो बच्चों की एक्चुअली किसी को पड़ी नहीं है। नेताओं को ये लगता है कि आप क्यों सजग हो जाएं, क्यों अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएं, ज्यादा जागरूक हो गए तो आप क्वेश्चनिंग ब्रेन हो जाएंगे। ऐसे देश नहीं चलेगा। देश तब चलेगा, भ्रष्टाचार के स्तर पे हमारे देश की रैंकिंग 93rd पे आ चुकी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखिए, जहां पे हम 80-85 नंबर पे होते थे, 93 नंबर पे आ चुके हैं, यानी करप्शन लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ 5 साल के लिए मैं कहता हूं कोई सरकार और उसके जितने भी आला अधिकारी हैं और जितने भी मंत्री हैं, यदि वो चाह लें कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और भ्रष्टाचार ना ही करेंगे, मैं आपको बता दूं तस्वीर बदल जाएगी। भारत उसी 5 साल में विकसित भारत बन जाएगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं, 5 साल तक की बात है। प्रण कर लें, 1 रुपए का हेर फेर नहीं होगा, हर परीक्षा टाइम से होगी और हर एक कार्य समय से होगा, कोई किसी तरीके से। और अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को ले लें, लापरवाहियों से बचें। ना तो ट्रेन दुर्घटनाएं होंगी, ना तो पेपर लीक होंगे, ना तो देश के अंदर, है ना। तो बस वही है कि सबको लगता है कि सरकारी काम है, अपनी गति से होता रहता है। और इसमें मैं तो कहता हूं कि कठोर कानून बने और 2-4-6 नाजीर ऐसी प्रस्तुत हों जिससे लोगों के अंदर भय का वातावरण व्याप्त हो जाए। और ऐसा करने वालों से क्या कहा जा सकता है, इसमें स्टूडेंट भी सम्मिलित होते हैं, है ना। सब जुगाड़ ढूंढते हैं और जुगाड़ ढूंढने वालों के द्वारा जो है उनको भी पकड़ना चाहिए। वो भी बिल्कुल सब पकड़े जाने चाहिए, जो भी हो, जो जुगाड़ करे, जो जुगाड़ ढूंढे, है ना। जो ये पकड़े जाएंगे ना, सॉल्वर गैंग या फिर ये जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको भी पकड़िए, उनको भी धरिए, सब सही हो जाएगा। पर मुद्दा वही है कि चाहे जितनी बातें करें, अभी अमल में नहीं लाई जा रही हैं। सरकारों को पता नहीं है क्या? सब पता है, सब जानती हैं। तो अभी दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य की स्थिति में ही हम चल रहे हैं, लेकिन इस दुर्भाग्य से हमें निकलना होगा। 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है तो एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, तभी बन पाएंगे। तभी ये जो देश के नेता हैं, है ना, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी प्राण न्यौछावर कर दी है, कोई भी नेता हो, गांधी हो, सुभाष हो, सरदार पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू हो या फिर भगत सिंह हो या कोई भी क्रांतिकारी, चाहे आजाद रहे हो, जितने भी हैं, सबके सपनों का भारत हम उस दिन बना पाएंगे जब सबके पास शिक्षा होगी, सब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, सब अपने संविधान की पुस्तक के बारे में जानेंगे, तब हम अपने सपनों का भारत बनाएंगे। संविधान की पुस्तक साधारण पुस्तक नहीं है, बहुत सारे राइट्स हैं उसमें, लेकिन जानते कितने लोग हैं, पहुंचा कितने लोगों तक है? सब तक नहीं पहुंचा। एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है जो आपकी आने वाली पीढ़ी को बदल देगी, आपकी पीढ़ी को बदल देगी और आपके पीछे वाली पीढ़ी को बदल देगी। ठीक है, इसलिए शिक्षित बनिए, अपने अधिकारों के बारे में जानिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी डिग्रियां ली। आप उनकी डिग्रियां गिनने बैठ जाएंगे ना, आपका दिमाग चकराने लग जाएगा। ऐसे नहीं है, समाज के एक ऐसे वर्ग से उठ के आए जिसको अछूत का दर्जा प्राप्त था और उन्होंने पूरी दिशा दशा बदल दी समाज की। वो राइट दे करके गए और ऐसे नहीं उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता, उनके कर्म ऐसे रहे, समाज का उद्धार करके गए। बहुत सारे लोग आरक्षण के कारण उन्हें क्रिटिसाइज करें, जो भी करें, लेकिन भारत देश की दिशा जो बदली है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान जितना बड़ा है, वो योगदान को हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने देश को संविधान दिया और उस संविधान में वो ताकत दी जिससे देश की तस्वीर बदल सके। आज 75 साल के बाद भी वो संविधान प्रासंगिक है और वो सदैव प्रासंगिक रहेगा, ये बात भी सत्य है। ठीक है, तो देश को विकसित भारत शिक्षा के माध्यम से ही बनाया जा सकता है।